हेलो रॉक स्टार, वेलकम बैक टू जुकारा फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। आज हम लोग आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो है शुक्राणु की संरचना है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इस टॉपिक को हम लोग आज डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, और अगर वीडियो पूरा समझ में आया, टॉपिक पूरा क्लियर हो, तो लास्ट में जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं शुक्राणु की संरचना। पहले ये बात, इस शुक्राणु को हम लोग स्पर्म कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ये है शुक्राणु। ठीक है, अच्छा ये होता क्या है उसके बाद हम इसको बताते हैं। ये होता है नर युग्मक, यानी कि मेल गैमिट होता है। ये होता क्या है? नर युग्मक। हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसमें ये वाला, इसे बोलते हैं मेल गैमिट। ठीक है, मेल गैमिट या नर युग्मक ये होता है। अब इसकी संरचना की बात करें, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसकी पूरी बॉडी जो स्पर्म है, इसकी पूरी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हेड, ठीक है, और इसको मिडिल पीस यानी कि बॉडी, और नीचे वाला एंड पीस यानी कि टेल, पूंछ। ठीक है, तो हेड वाला पार्ट होता है, सर हेड वाला पार्ट होता है, इसमें एक्रोसोम होता है। ठीक है, साथ में केंद्रक होता है। ये क्या है? केंद्रक। केंद्रक है। और ये जो गर्दन है, इसका गला वाला भाग, इसमें सेंट्रियोल होता है जिसका नाम है तारक केंद्र। ये तारक केंद्र ही इसका नाम है। अच्छा, एक्रोसोम का क्या काम है, न्यूक्लियस का क्या काम है, इसका क्या काम है, तीनों को पहले काम में डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। जो एक्रोसोम होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये वाला जो पार्ट होता है, ये एक्रोसोम है। इसमें एक एंजाइम भरा होता है। ठीक है, इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है हाइल्यूरोनिडेज। ठीक है, ये एंजाइम होता है, और एंजाइम में जरूर इसका कोई ना कोई काम होगा। इस एंजाइम का काम क्या है? जैसे ये है ओवम, ठीक है, मतलब फीमेल गैमेट है, ओवम है। इसको, इसकी वॉल को क्या करना है? तोड़ना होता है। तो जो स्पर्म आएगा, एक सेकेंड, ठीक है, तो ये आ रहा है स्पर्म। ठीक है, इसके ऊपर वाले पार्ट में है वो एंजाइम, उस एंजाइम का काम है इसकी दीवार को ऐसे तोड़ दे। ठीक है, इसकी दीवार को क्या करे? तोड़ दे। पूरा ही गायब हो गया। इसकी दीवार को छेदने यानी तोड़ने का काम करता है, ताकि स्पर्म का हेड वाला पार्ट अंदर चला जाए और वहां पर निषेचन हो जाए। तो इसका काम है ये। अच्छा, इसके अंदर जो केंद्रक है, केंद्रक क्या है? केंद्रक में इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, यानी अनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ इसमें होगा। केंद्रक में क्या होगा? अनुवांशिक पदार्थ, यानी जिसे हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। अनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, इसी में होगा, वो ट्रांसफर होगा। और ओवम में पूरी बॉडी नहीं जाती है, बस हेड वाला पार्ट पूरा अंदर जाता है। ठीक, अब ये नेक यानी कि तारक केंद्र का काम है, कलर चेंज करते हैं, मिक्स हो रहा है। ये तारक केंद्र है, इसकी गर्दन में 2 होते हैं। ये 2, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 2 तारक केंद्र होते हैं इसमें। एक का काम है कि ये जो इसका पूंछ है, ठीक है, पूंछ का निर्माण करेगा। एक क्या करेगा? पूंछ का निर्माण करेगा। बहुत कम लोगों को ये पता होता है। ठीक है, और जो दूसरा तारक केंद्र 2 होता है, एक का काम है जब निषेचन हो जाएगा, जो भ्रूण बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में जो कोशिका विभाजन होगा, वो इसके वजह से होता है। ठीक है, क्या कह सकते हैं? भ्रूण में कोशिका विभाजन का विभाजन, यहां तक दिखाई दे रहा है सभी को? कोशिका विभाजन करेगा। ठीक है, दोनों केंद्र का काम बता दिए जो इसमें होता है, तारक केंद्र जिसका नाम है। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये स्पर्म क्या है? एक सेल ही है। ठीक है, ये जो स्पर्म है, इसको एनर्जी कौन देता है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया, यही इसको ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा, ये ऊर्जा प्रदान करेगा इस स्पर्म को। स्पर्म बहुत तेजी से मूव करता है। ठीक है, ओवम के पास जाने के लिए बहुत तेजी से जाता है। उस तेजी से जाने के लिए उसको स्पर्म क्या, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इसको ऊर्जा प्रदान करता है कि जाओ। ठीक है,
नेक्स्ट, ये जो पूरा ये वाला पूरा पार्ट है, ये इसे पूंछ बोलते हैं। ये करता क्या है, अब स्पर्म है और इसको हम काट दें, इसमें चलें कैसे? चलने के लिए सहायता कौन करता है? पूंछ। लेकिन जो चलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इन दोनों का बहुत अच्छा रोल है, तभी ये जा पाएगा। और ठीक है, ये इसका काम है, ये एक्सियल फिलामेंट, यही टेल है तुम्हारा, ये सबका टेल है, यहाँ है। ठीक है, अब इसके बाद एक और पॉइंट कि ये पूरा स्पर्म है एक लेयर, एक झिल्ली से कवर होता है पूरा, और उस झिल्ली को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पूरी बॉडी कवर है, कलर चेंज करते हैं, पूरी बॉडी है इसकी, पूरी बॉडी कवर है, पूरी बॉडी कवर है, और इस कवरिंग को मतलब क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली। झिल्ली, ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? आवाज क्लियर है? हाँ क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्पर्म बनता कहाँ पे है, इसकी लाइफ स्पेन कितना होता है, सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। ये तो इसका स्ट्रक्चर क्लियर हो गया हमको। अब आते हैं आगे, कलर चेंज करते हैं। स्पर्म है बनता कहाँ पर है? वृषण में। ये बनता है वृषण में, ठीक है, जो कि ऐसे होते हैं, दो वृषण कोष होते हैं मेल में। ये वृषण कोष है, सॉरी वृषण कोष है, वृषण है, वृषण के अंदर बनेगा शुक्राणु, इसी के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है, का निर्माण, ठीक है। मात्रा इधर उधर हो तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप, ठीक। तो शुक्राणु का निर्माण इसमें होता है। अब वृषण में एक नलिका पाई जाती है, नलिका मतलब पाइप, ठीक है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये पाइप, ढेर सारे पाइप होते हैं, इस पाइप का नाम है, ये क्या हो रहा है, इस पाइप का नाम है शुक्रजनक, ठीक है, या शुक्रजनन नलिका इसको बोलते हैं। पेन को थोड़ा सा और कर लेते हैं ऐसे, ओहो, चलिए सही, ठीक है, शुक्रजनक नलिका होता है। इस शुक्रजनक नलिका में शुक्राणु का निर्माण होता है, और पूरे शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया 64 दिन, 64 डेज, ठीक है। इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है, और यह प्रक्रिया कितने दिन चलती है? 64 दिन, 64 दिन, इसको आप लोग नोट कर दीजिएगा। 64 दिन में शुक्राणु का निर्माण होता है। यहाँ तक अभी खत्म नहीं हुआ है। अब जैसे ही इस नलिका में बन जाएगा शुक्राणु, उसके बाद क्या होता है, ये बनने के बाद एक और जगह ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब वो कहां पर ट्रांसफर होगा? ये ट्रांसफर होता है एक और पाइप है जिसका नाम है अधिवृषण, ठीक है। 64 दिन यहाँ बन गया, यहाँ बनने के बाद ये अधिवृषण में जाता है, और यहाँ भी 10 से 14 दिन, ठीक है, 10 से 14 दिन यहाँ पर ये रहता है और पोषण लेता है, न्यूट्रिशन, ठीक है, खाने पीने का सामान इसको मिल जाएगा वहां पे, तो वहां तक ये पोषक तत्व प्राप्त करता है। तो टोटल कुल मिला जुला के लगभग 70 से लेकर 74 दिन, ठीक है। शुक्राणु को पूरा परिपक्व होने में या पूरा मेच्योर होने में 64 यानी 64 दिन का समय लगता है। यहां तक क्लियर है? तो 64 दिन ये पूरा हो गया। अब जब 64 दिन पूरा हो गया तो ये शुक्राणु अब बाहर आने के लिए रेडी है, ठीक है। ये पेनिस यानी लिंग के थ्रू बाहर चला आएगा, ठीक। यहां तक सब कहानी खत्म। अब देखते हैं ये वृषण, ये शुक्राणु होता है, कितने दिन तक ये जिंदा रह सकता है और कहां कहां रह सकता है। आइए नेक्स्ट, इसके जीवन काल की बात करते हैं। शुक्राणु का जीवन काल हम देखें तो अगर हम ये नर के शरीर में बात करें, यानी कि मेल में, नर में ये 2 से 3 महीने तक, ठीक है, 2 से 3 महीने जीवित रह सकता है। लेकिन अगर हम मादा में बात करें, जब शुक्राणु का स्थानांतरण मादा के अंदर हो जाता है, तब ये कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? ओहो,
मादा में ये 3 से 5 दिन तक, ठीक है, 3 से 5 दिन तक ये हम कहे ना तो ना नर या ना मादा, अगर वो बाहर की तरफ इजैकुलेट हो रहा है, बाहर की तरफ, तो बाहर में कितने दिन तक रह सकता है, यानी कि सूखे जगह पे, तो बाहर ये लगभग कुछ मिनट या कुछ घंटे, ठीक है, कुछ मिनट या घंटे तक। तो फिर से बता दूं कि जो शुक्राणु है उसका जीवन काल नर में 2 से 3 महीने तक होता है। अगर मादा के अंदर है, मतलब मादा के अंदर जब ट्रांसफर हो जाता है तब ये 3 से 5 दिन तक ही जिंदा रह सकता है। और अगर बाहर की तरफ है तो कुछ दिन कुछ टाइम, कुछ मिनट या कुछ घंटे तक ये जीवित रह सकता है शुक्राणु, ठीक है। अब बात करते हैं वीर्य द्रव्य क्या होता है। वीर्य द्रव्य और वीर्य में अंतर होता है। वीर्य द्रव्य क्या होता है, पूरे मतलब कि जो नर जनन तंत्र है उसमें कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, और वो कुछ ग्रंथियां क्या, वो तरल पदार्थ बनाएंगी, ठीक है, तरल पदार्थ है अरे कलर चेंज, ये तरल पदार्थ है जिसमें शुक्राणु रहता है, तरल पदार्थ, इसमें यह हम कह सकते हैं जो सहायक ग्रंथि से निकलता है। मतलब ये तरल पदार्थ है जो कहाँ से निकलता है, सहायक ग्रंथि से। सहायक ग्रंथि किसमें आता है, नरजनन तंत्र में 3 ग्रंथि होती हैं, तीनों से कुछ न कुछ रसायन बनता है। तो उस तरल पदार्थ को हम कहते हैं क्या, सेमिनल प्लाज्मा या वीर्य द्रव। इसमें अभी स्पर्म नहीं है, शुक्राणु अभी इसमें नहीं है। अब वीर्य, इसकी बात करें क्या होता है, जब वीर्य द्रव्य में शुक्राणु भी रहता है तब उस पूरे द्रव्य को हम वीर्य बोलते हैं, यानी कि सीमेन बोलते हैं। हम क्या कह सकते हैं, वीर्य द्रव्य, ठीक है, वीर्य द्रव्य प्लस शुक्राणु, इसी को हम क्या बोलते हैं, वीर्य, ठीक है। तो एक तरह से जो वीर्य द्रव्य है एक तरह से शुक्राणु के लिए एक रास्ता बनता है ताकि वो स्मूथली मूव कर सके जहां तक उसको जाना है, ठीक है। अगर ये नहीं रहे तो वो मूव नहीं कर पाएंगे, वहीं रह जाएंगे, ठीक है। एक तरह से रास्ता का काम करता है। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा कि शुक्राणु कहाँ से आता है, कहाँ बनता है, कितने दिन में बनने में टाइम लगता है, सब कुछ एक बार मैं फिर से रिकॉल कराता हूँ। शुक्राणु का निर्माण नर में होता है, वृषण में होता है, ठीक है। वृषण के शुक्रजनक नलिका में 64 दिन तक इसके निर्माण की प्रक्रिया चलती है। उसके बाद यह अधिवृषण में जाता है, 10 से 14 दिन वहां पर ये रहता है, अपना पोषण वहां से लेता है। उसके बाद यह बाहर आने के लिए रेडी हो गया, ठीक है। शुक्राणु के जीवन काल की बात करें तो मादा में इसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है, नर में 2 से 2.5 महीने तक होते हैं, 2 से 3 महीने तक होते हैं। अगर ये बाहर की तरफ है तो कुछ मिनट या कुछ घंटे तक ये रह सकता है। अब मादा में जीवन काल का मतलब ये नहीं कि वो मादा में रहता है, मादा में निर्माण होता है उसका, नहीं। जब ये स्थानांतरित होता है मादा में तब की बात कर रहे हैं, 3 से 5 दिन जिंदा रह सकता है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इससे होने कुछ संबंधित बीमारी बता दे रहे हैं कि शुक्राणु से संबंधित कुछ बीमारियां भी। अगर कोई ऐसा नर है जिसमें शुक्राणु की संख्या कम हो रही है, इस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। लेकिन कुछ ऐसे नर है जिसमें शुक्राणु एब्सेंट है ही नहीं, अनुपस्थित शुक्राणु है, इस स्थिति को कहते हैं एजोस्पर्मिया, ठीक है। आई होप आपको आज की सारी वीडियो, मतलब आज की जो वीडियो है उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी पॉइंट में कहीं भी आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या आपको कोई ऐसा फैक्ट्स जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो उस फैक्ट्स का आप टॉपिक कमेंट कर सकते हैं, उस पर फिर एक वीडियो बना दी जाएगी ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।